क्या आपको कभी मुश्किल वक्त में कोई समझदारी भरी सलाह मिली है? जैसे, बस ध्यान मत दो या इससे ऊपर उठो, भावनाएं मत दिखाओ। सुनने में कितना गंभीर लगता है ना? जैसे कोई प्राचीन दार्शनिक ज्ञान दे रहा हो। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि ये सलाह स्तोइकवाद नहीं, बल्कि इसकी सस्ती और नुकसानदायक नकल है। आज हम आपके साथ एक असली जंग छेड़ेंगे। रिंग के एक कोने में है वो लोकप्रिय लेकिन झूठी समझदारी जो सिर्फ जिंदगी को मुश्किल बनाती है, और दूसरे कोने में है असली व्यावहारिक स्तोइकवाद जो आपकी सुपर पावर बन सकता है। और मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप पहली नजर में ही एक को दूसरे से पहचानना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं। आखिर असली स्टोइकवाद है क्या? ये एक दार्शनिक विचारधारा है जो प्राचीन ग्रीस और रोम में जन्मी थी। इसके प्रमुख नाम हैं सेनेका, एपिक्टेटस और यहां तक कि रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस जैसे लोग। और उनका मुख्य विचार बेजान पत्थर बन जाना नहीं था, बल्कि ये साफ तौर पर समझना था कि इस दुनिया में हम क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, और अपनी सारी ऊर्जा पहले वाले पर ही केंद्रित करना। तो आइए सबसे बड़ी और हानिकारक गलतफहमी से शुरुआत करते हैं। पहली गलतफहमी, एक स्टोइक व्यक्ति पत्थर के चेहरे वाला भावनाहीन रोबोट होता है। हमें लगातार यही छवि दिखाई जाती है। एक ऐसा इंसान जिसे सड़क पर कोई गाड़ी अचानक काट दे तो भी गुस्सा न आए, कुछ योजना के मुताबिक न हो तो उदास न हो, और किसी महत्वपूर्ण भाषण से पहले तो बिल्कुल भी न डरे। वह बस मौजूद रहता है, चट्टान की तरह अडिग। सुनने में तो ये कमाल लगता है ना? जैसे ये आत्मनियंत्रण का उच्चतम स्तर हो। लेकिन असल में यह तनाव और मानसिक समस्याओं, न्यूरोसिस का सीधा रास्ता है। अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करना पानी में एक इन्फ्लेटेबल गेंद को डुबोकर रखने जैसा है। आप इसमें ढेर सारी ऊर्जा खर्च करते हैं, लेकिन वह कभी न कभी सतह पर आ ही जाएगी। और ज्यादा संभावना है कि यह आपको सबसे गलत समय पर मुंह पर आ लगेगी। यह झूठी समझदारी हमें अपने शरीर और मन के संकेतों को अनदेखा करना सिखाती है। अब देखते हैं कि असली स्टोइक क्या कहते थे। और यहां एक आश्चर्य है, उन्होंने कभी भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए नहीं कहा। वे इंसान थे, कोई टर्मिनेटर नहीं। वे अच्छी तरह समझते थे कि गुस्सा, डर या खुशी महसूस करना स्वाभाविक है। ये हमारी बुनियादी बनावट है। स्टोइकिज्म का मुख्य विचार यह नहीं है कि भावनाएं महसूस न करे, बल्कि यह है कि अपनी भावनाओं के गुलाम न बने। उन्होंने एक छोटा सा ठहराव, पॉज बनाना सिखाया। जो कुछ आपके साथ हुआ है और आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, उसके बीच एक ठहराव। आइए एक आसान उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी ने आपको इंटरनेट पर एक अप्रिय टिप्पणी लिखी। एक नकली स्टोइक जो हानिकारक सलाहों का पालन करता है, उसकी प्रतिक्रिया ये होगी कि वह दिखावा करेगा कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपने दांत पीसेगा, चुप रहेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में गुस्सा और कड़वाहट खौल रही होगी। यह नकारात्मकता कहीं जाएगी नहीं, बस कहीं गहरी दब जाएगी और उसे अंदर से जहर की तरह खाएगी। तो एक सच्चा स्टोइकिज्म का अभ्यासी क्या करेगा? सबसे पहले वह अपनी पहली प्रतिक्रिया को स्वीकार करेगा। ठीक है, मुझे इससे ठेस लगी है, मुझे चिड़चिड़ाहट का एहसास हो रहा है। वह इस भावना के लिए खुद को कोसेगा नहीं, वह बस उसे स्वीकार करेगा। और फिर उस बचाव वाले ठहराव में वह खुद से सवाल पूछेगा, किसकी राय ने मुझे ठेस पहुंचाई है? किसी ऐसे व्यक्ति की जिसे मैं जानता भी नहीं। क्या उसका मेरे बारे में दिया गया फैसला एक वस्तुनिष्ठ सच्चाई है, या यह सिर्फ उसकी निजी, बिना किसी आधार की राय है? क्या स्क्रीन पर अक्षरों का यह बेतरतीब समूह वास्तव में मुझसे कुछ बहुमूल्य छीन रहा है? और ऐसे छोटे से विश्लेषण के बाद उसे चुनाव की स्वतंत्रता मिलती है। वह टिप्पणी को इसलिए अनदेखा कर सकता है क्योंकि उसने गुस्से को दबाया नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने जानबूझकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों पर खर्च न करने का फैसला किया है। वह विनम्रता और तथ्यों के साथ जवाब दे सकता है, या यहां तक कि हास्य के साथ भी। मुख्य बात यह है कि उसकी प्रतिक्रिया एक सचेत चुनाव होगी, न कि भावनाओं का एक स्वचालित विस्फोट। अंतर देखा? यह दमन नहीं है, यह विश्लेषण और सचेत कार्य है।
स्टोइकिज्म कोई कवच नहीं है जो आपको भावनाओं से बचाता है। ये आपके कार्यों का रिमोट कंट्रोल है जो आपके हाथ में रहता है, भले ही अंदर तूफान क्यों न उठ रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा मिथक या भ्रांति ये है कि स्टोइकिज्म का मतलब निष्क्रियता और भाग्यवादिता है। यह एक और बड्ढा सुविधाजनक आत्म छलावा है। ये कुछ ऐसा लगता है, अपनी किस्मत मान लो और कुछ मत करो। सब कुछ पहले से तय है तो क्यों भागदौड़ी रीच करनी, या बस जो हो रहा है होने दो, धारा के साथ बहते रहो। असल में यह एक ऐसा दर्शन है जो इंसान को समंदर में तैरते एक तिनके जैसा बना देता है। ये आपसे हर तरह की जिम्मेदारी छीन लेता है। जो भी हो, बस एक बहाना तैयार है, यह तो किस्मत है। यह निष्क्रियता और काम टालने के लिए एक बहुत ही आसान और सुविधाजनक बहाना है। लेकिन अगर हम स्टोइक दार्शनिकों के ग्रंथों को पढ़ें तो हमें कुछ बिल्कुल ही उल्टा देखने को मिलेगा। सच्चा स्टोइकिज्म तो पूरी तरह से कर्म और व्यक्तिगत जिम्मेदारी का दर्शन है। इसके केंद्र में है प्रसिद्ध नियंत्रण की द्विविभाजन, डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल। सुनने में यह मुश्किल लगता है, लेकिन असल में सब बहुत आसान है। स्टोइक दार्शनिकों ने कहा था कि पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा वह है जो पूरी तरह से हमारे बस में है, जैसे हमारे विचार, हमारे फैसले, हमारे लक्ष्य और सबसे जरूरी हमारे कार्य। दूसरा हिस्सा बाकी सब कुछ है, मौसम, दुनिया की अर्थव्यवस्था, हमारा अतीत, बीमारियां सब, और दूसरे लोगों के काम और उनकी राय। तो जिस नकली स्टोइकिज्म की हम बात कर रहे हैं, वह बस दूसरी चीजों को स्वीकार करके हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने को कहता है। जबकि सच्चा स्टोइकिज्म यह सिखाता है कि जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है, उन्हें स्वीकार कर लो, ताकि उन पर अपनी कीमती ऊर्जा बर्बाद न हो। और फिर उस बची हुई 100% ऊर्जा को पहले हिस्से पर लगाओ, यानी उन चीजों पर जिन्हें हम सचमुच नियंत्रित कर सकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर लंबे समय तक और बहुत मेहनत से काम किया, लेकिन अचानक आए आर्थिक संकट के कारण वह प्रोजेक्ट फेल हो गया। एक निष्क्रिय और भाग्यवादी सोच वाला व्यक्ति कहेगा, देखो, इस आर्थिक संकट ने सब कुछ चौपट कर दिया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, यह तो किस्मत ही खराब थी। और वो हार मानकर बैठ जाएगा। ऐसा व्यक्ति परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। लेकिन स्टोइकिज्म का पालन करने वाला क्या करेगा? वह भी शुरुआत में वही कहेगा, हाँ, संकट आया, मैं इसे पहले से नहीं देख सकता था, नहीं रोक सकता था, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है। अर्थव्यवस्था पर गुस्सा करना या किस्मत को कोसना बेकार है। वह इस तथ्य को स्वीकार करेगा। लेकिन इसके तुरंत बाद वह अपना ध्यान अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र पर केंद्रित कर देता है। वह खुद से सवाल पूछता है, ठीक है, मेरी शक्ति में क्या था? क्या मैं इस प्रोजेक्ट को ऐसे तैयार कर सकता था कि इसमें और सुरक्षा या लचीलापन होता? मैंने योजना बनाने में क्या गलतियां की? मैं इस असफलता से क्या सबक सीख सकता हूं ताकि मेरा अगला प्रोजेक्ट और बेहतर हो? नुकसान को कम करने के लिए मैं अभी क्या कर सकता हूं? क्या आपको फर्क महसूस हुआ? यह शिकार की नहीं, बल्कि अपने जीवन के निर्माता की सोच है। स्टोइक वह नहीं है जो हाथ पर हाथ धरे बैठा मौसम का इंतजार करता रहे, बल्कि यह वह है जो अपनी नाव को ठीक करता है, उसके पालों की मरम्मत करता है और नक्शे का अध्ययन करता है ताकि किसी भी तूफान या हवा के लिए तैयार रहे। वह प्रकृति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को और अपने जहाज को नियंत्रित करता है। और इसी में उसकी असली ताकत है। और आखिर में तीसरा लोकप्रिय भ्रम जो समझदारी का नकाब पहन लेता है, स्टोइकवाद, स्टोइसिज्म, जहरीली सकारात्मकता, टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। आप इससे जरूर परिचित होंगे। ये ऐसी सलाहें हैं जैसे चीजों को हल्के में लो, हर चीज में अच्छाई ढूंढो, बस अच्छा सोचो, सब ठीक हो जाएगा। यह विचार अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया है। यह हमें सिर्फ अपना ध्यान बदलने से सभी समस्याओं का आसान समाधान देने का वादा करता है। लेकिन हकीकत में यह अक्सर सच्चाई से आंखें चुराने का एक तरीका मात्र है। यह ऐसा है जैसे कार में चेक इंजन इंडिकेटर पर
एक मजेदार स्टिकर चिपका देना और उम्मीद करना कि समस्या अपने आप गायब हो जाएगी। समस्या को नजरअंदाज करने से वह हल नहीं होती। ऐसा नजरिया न केवल बेकार है, बल्कि हानिकारक भी है। यह हमें अपनी नकारात्मक भावनाओं के लिए दोषी महसूस कराता है। अगर आप दुखी हैं और आपको जरूर सकारात्मकता देखनी है, तो आपको लगता है कि आप में कोई कमी है। यह हमारी वास्तविक भावनाओं को महत्वहीन बनाता है और हमें मुश्किलों पर सही ढंग से प्रतिक्रिया देने से रोकता है। तो फिर स्टोइकवाद इसके बदले क्या सुझाता है? कुछ ऐसा जो बिल्कुल विपरीत है और पहली नजर में बहुत अजीब लगता है। स्टोइक लोगों ने प्रीमेडिटेशियो मलोरम नामक एक चीज का अभ्यास किया। लैटिन से इसका अनुवाद है बुराई का पूर्व विचार या दुर्भाग्य का पहले से चिंतन। यह तो डिप्रेशन का नुस्खा लगता है ना? जानबूझकर बुरा क्यों सोचना? लेकिन इसी में इस तकनीक की बुद्धिमत्ता छिपी है। स्टोइक ये घबराहट में पड़ने के लिए नहीं करते थे, बल्कि 3 विशिष्ट उद्देश्यों के लिए। सबसे पहले, खुद को सदमे से बचाने के लिए। जब आप सबसे बुरे हालात के बारे में पहले से सोच लेते हैं, तो वह इतना डरावना नहीं लगता। अगर कोई दुर्भाग्य सच में घटित होता है, तो वह आपको अचानक नहीं पकड़ेगा। आप मानसिक रूप से तैयार होंगे। दूसरा, यह सीखने के लिए कि आपके पास अभी जो है उसकी कद्र कैसे करें। सेनेका सलाह देते थे कि कभी-कभी कल्पना करें कि आपने अपनी संपत्ति, स्वास्थ्य या प्रियजनों को खो दिया है। यह आत्म पीड़ा के लिए नहीं, बल्कि इस अभ्यास के बाद उन सभी चीजों को एक नई नजर से देखने और सच्ची कृतज्ञता महसूस करने के लिए। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है, व्यावहारिक तैयारी के लिए। जब आप सोचते हैं कि क्या गलत हो सकता है, तो आप यह भी सोचने लगते हैं कि इससे कैसे बचा जाए या नुकसान को कैसे कम किया जाए। एक महत्वपूर्ण यात्रा से पहले आप कल्पना करते हैं कि आप विमान के लिए देर कर सकते हैं और इसलिए आप हवाई अड्डे के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलते हैं। सार्वजनिक भाषण से पहले आप कल्पना करते हैं कि उपकरण खराब हो सकते हैं और एक वैकल्पिक योजना तैयार करते हैं। तो स्टोइकवाद अंधा आशावाद नहीं है, यह एक सचेत, स्वस्थ यथार्थवाद है। यह एक ऐसी रणनीति है जो आपको जीवन के तूफानों के लिए तैयार करती है, न कि यह सिखाती है कि आसमान में हमेशा सूरज चमकता रहता है। ऐसा दिखावा करो। यह एक ऐसे इंजीनियर की बुद्धिमत्ता है जो सभी प्रणालियों की मजबूती की जांच करता है, न कि उस आशावादी की जो केवल यही उम्मीद करता है कि पुल टिका रहेगा। और यहीं पर हम एक अहम बात पर आते हैं, एक ऐसा ट्विस्ट जो आपको चौंका देगा। ये सारी लोकप्रिय झूठी वैराग्यपूर्ण सलाह, जैसे फिक्र मत करो, छोड़ दो, पत्थर दिल बनो, असल में पलायनवाद का एक रूप है। यह हकीकत से भागने और अपनी सच्ची भावनाओं को बेफिक्री के मुखौटे के पीछे छिपाने की कोशिश है। असल में यह ताकत नहीं, बल्कि कमजोरी की निशानी है। व्यक्ति समस्या को हल नहीं करता, बल्कि बस यह दिखावा करता है कि वह है ही नहीं। इससे दबी हुई भावनाएं, अनसुलझे विवाद और अपनों से दूरी पैदा होती है। लेकिन असली वैराग्य इसके ठीक विपरीत है। यह बहादुरों के लिए एक हथियार है। इसके लिए हिम्मत चाहिए ताकि आप अपने डर और अप्रिय सच्चाई का सामना कर सकें। इसके लिए अनुशासन चाहिए ताकि आप अपनी भावनाओं को अपने कार्यों से अलग रख सकें। इसके लिए खुद से ईमानदारी चाहिए और यही वजह है कि यह कारगर है। असली वैराग्य आपको तूफान को नजरअंदाज करना नहीं सिखाता। ये आपको एक मजबूत जहाज बनाना और एक कुशल कप्तान बनना सिखाता है, जो उसे किसी भी लहर से पार ले जाए। तो अगली बार जब कोई आपको सलाह दे कि बस इन सब से ऊपर उठो, तो आप जानेंगे कि यह समझदारी नहीं, बल्कि शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर छिपाने का न्योता है। असली ताकत हकीकत को स्वीकार करने और अपनी क्षमताओं के भीतर काम करने में है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो न चूकें। अब आपके लिए एक सवाल, आप अपने जीवन में किस झूठी समझदारी या हानिकारक सलाह से मिले हैं? आपको सबसे ज्यादा कौन सा वाक्य परेशान करता है? कमेंट्स में लिखें। चलिए इस पर चर्चा करते हैं।